कल का हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था मोटिवेशन और इमोशन का डिफरेंस के दरमियान। तो टाइप्स ऑफ इमोशन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। टॉपिक नेक्स्ट है पर्सनैलिटी एंड क्रॉस कल्चरल इशूज़ कि हमारी पर्सनैलिटी जो है हमारे कल्चर के साथ किस तरह इंटर रिलेट करती है और हमारा इन्वायरमेंट किस तरह डिटर्मिनेट करता है हमारी पर्सनैलिटी को। कौन कौन से फैक्टर्स कौन कौन से इशूज़ जो हैं वो साथ साथ जो है चलते रहते हैं और हमारी पर्सनैलिटी जो है वो शेप होती रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट व्हाट इज़ इंडिविजुअलिस्ट एंड कलेक्टिविस्ट सोसाइटी। यानी हमारी सोसाइटी जो है वो एक इंडिविजुअल को किस तरह देखती है और एक कलेक्टिव किसी फैमिली को किस तरह देखती है। इंडिविजुअल सोसाइटीज़ फोकस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। यानी उन्होंने कहा कुछ सोसाइटीज़ इस तरह की होती हैं जो इंडिविजुअल के ऊपर काम करती है, हर किसी को समझती है कि उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, अपनी उसकी जो है करैक्टरिस्टिक्स हैं, अपना उसका रोल है। और कुछ सोसाइटीज़ इस तरह की हैं जो कलेक्टिवली काम करने पे जो है फोकस करती हैं, ग्रुप्स बनाती हैं, ठीक है, डिफरेंट जो है सोशल इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ बनाती हैं, फिर उसके अंदर जो है वो काम करने को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। प्रॉब्लम्स विद इंडिविजुअल कल्चर के साथ क्या है कि लेक ऑफ हार्मनी होती है, टीम वर्क नहीं होता उसमें, सही है। और प्रॉब्लम्स विद कलेक्टिविस्ट कल्चर का क्या है कि वो बात करते हैं कि हम ये सारा काम मिल के करेंगे। अप्रोच वर्सेस अवॉइडेंस कल्चर, ये क्या है, 1935 में कर्ट लेविन ने अप्रोच दी जिसके मुताबिक उसने कहा कि हम अप्रोच कन्फ्लिक्ट को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट कैसे रिजोल्व की जा सकती है और अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व किया जा सकता है। कल्चर टीच अस व्हाट टू अप्रोच एंड व्हाट टू अवॉइड। कल्चर हमारा हमें बताता है कि हमें किन किन चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए और किन किन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम अवॉइड करते हुए जो है एक बेहतरीन सोसाइटी को शेप आउट कर सकें। There are some high certainty avoidance and there are some low uncertainty avoidance, including anxiety, stress, emotion, relaxed situation, low stress, emotions, and tones, respectively. So, examples of continuous with uncertainty avoidance is Denmark, Hong Kong, Singapore, Sweden में इसके एग्जाम्पल देखने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा जो है न्यूरोटिसिज्म बढ़ता जा रहा है। एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस विद अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इज ग्रीक, बेल्जियम, पुर्तगाल। इन सारी चीज़ों के अंदर हम इसको देख सकते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ अवॉइडेंस। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। ये कहती है कि लीडरशिप का बहुत रोल है किसी भी पर्सनैलिटी का जो है दिमाग को अब बिल्ड करने में। अकॉर्डिंग टू रोल्फ नेडर द फंक्शन ऑफ लीडरशिप इज़ टू प्रोड्यूस मोर लीडर्स नॉट फॉलोअर्स। वो कहता है कि अच्छी लीडरशिप वो होती है जिसमें आप बाकी लीडर्स भी पैदा करते हैं, ये नहीं कि आप जो है मोर जो अपने सिर्फ फॉलोअर्स पैदा करते रहते हैं, लीडर्स पैदा नहीं करते। देयर आर सम थ्योरीज ऑफ लीडरशिप इंक्लूडिंग बिहेवियरल थ्योरी, इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्टाइल थ्योरी। Pattern of behaviors are observed and categorized as styles of leadership. For example, अगर कोई बंदा है, ठीक है, anyone is capable of becoming a leader and leader can learn how new behavior should modify their behavior according to the circumstances। यानी डिफरेंट सिचुएशंस को देखते हुए हम डिफरेंट जो है वो लीडरशिप स्टाइल इवॉल्व करते हैं और अडोप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल टास्क ओरिएंटेड लीडर्स, people oriented leaders, country club leaders, status quo leaders and डिसकोलोनियल लीडर्स। इन सब के नेम इंडिकेट करें टास्क ओरिएंटेड यानी वो किसी काम को करने पे फोकस करते हैं कि लीडर जो है वो कौन होगा। कुछ जो है वो पीपल ओरिएंटेड हैं, कुछ कंट्री क्लब, और ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। कंटीजेंसी थ्योरी क्या है कि सिचुएशनल थ्योरी है, यानी सिचुएशन को देखते हुए। ट्रेड थ्योरी किसी बंदे को देखती है कि उसकी खूबियाँ क्या हैं, उसके स्किल्स क्या हैं। ग्रेट मैन थ्योरी भी इसको बोलते हैं ट्रेड थ्योरी को, क्योंकि वो किसी बंदे की खूबियाँ या खामियाँ को देख रही होती है। मैनेजमेंट थ्योरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजेक्शनल थ्योरी। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। यानी हम चाहते हैं कि कोई बंदा वो काम ना करे तो हम पनिशमेंट देते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि उस काम में कमी आती है। और कोई बंदा अच्छा काम करता है हम उसे अप्रिसिएशन देते हैं, कोई रिवार्ड देते हैं, तो वो फिर जो है वो और ज़्यादा मोटिवेट होता है कि मैं ये काम दोबारा करूँगा तो फिर मुझे जो है वो फिर से और ज़्यादा सराहा जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं, हम लीडरशिप स्टाइल के डिपेंड करता है कि लीडर किस तरह का है। पार्टिसिपेटिव थ्योरी जो है वो डेमोक्रेटिक थ्योरी के साथ रिलेट करती है। पार्टिसिपेटिव का क्या मतलब है कि हर बंदा जो है अपना अपना राय दे सकता है, ठीक है, और फिर उन सबको देखते हुए लीडर जो है वो कोई भी फैसला करेगा। डिसीजन मेकिंग, सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इक्वली जो है बराबर होते हैं, हर किसी की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होती है और टीम वर्क है जो वो भी कोलैबोरेट होता है। पावर थ्योरी का क्या मतलब है? पावर एंड इन्फ्लुएंस लीडरशिप थ्योरी focus on how leaders can motivate their team by using their power and their influence. For example, legitimate power, reward power, coercive power, referent and expert power.
रिलेशनशिप थ्योरी कहती है कि हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक टीचर है, उसने स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो हम कहते हैं कि पहले जो है वो टीचर और स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट भी इजीली कोई भी क्वेश्चन पूछ सके और टीचर भी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ा सके। यानी रिलेशनशिप थ्योरी जो है वो अच्छी होगी तो हमारा काम अच्छा होगा। यहाँ अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट टीचर्स हैं, उनकी आपस में कोलैबोरेशन होगी, वो बातचीत कर सकते हैं, अच्छा माहौल उन्होंने बनाया हुआ तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो एक दूसरे से नाराज़ हैं या तंज करते हैं या कुछ करते हैं तो वो फिर अच्छा जो है काम नहीं आता और अच्छी कम्युनिटी सामने नहीं आती। लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे डिफरेंट आपके सामने एक डायग्राम बनाई हुई है, इसी का ही शॉर्ट व्यू लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग हम कौन कौन से स्टेप्स के बाद होती है। सबसे पहले हमें कोई भी डाटा चाहिए, ठीक है। हमने कोई भी फ़ैसला करना है तो उसके लिए हमें कोई भी डाटा चाहिए, वो किसी भी किस्म का हो सकता है। फिर डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम परसेप्शन करेंगे अपने ब्रेन के अंदर, उसे परसीव करेंगे, उसके बाद फिल्टरिंग आउट एंड सिक्रीशन एंड रेलिवेंट डाटा। फिर हम देखेंगे कि इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें रिलेट कर रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें माइनस हो सकती हैं, और इन सब को देखते हुए फिर हम कोई भी डिसीजन जो है वो अपना परस्यू करते हैं। रेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। द 7 स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल आर, एक मॉडल है उसके अकॉर्डिंग 7 स्टेप्स हैं किसी भी फैसले को करने के। कि सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम क्या है। फिर आइडेंटिफाई द डिसीजन एरिया बेस्ड ऑन द वर्ड्स इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़। उसके बाद एलोकेट वेट्स, प्रायोरिटाइज द क्राइटेरिया, develop the alternatives, evaluate the alternatives on each criteria, select the best alternative। फिर assumptions हैं कि प्रॉब्लम क्लियरिटी होनी चाहिए, ऑप्शंस नोन हो, क्लियर प्रेफरेंसेस हों, कांस्टेंट प्रेफरेंसेस, नो टाइम और कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स एंड मैक्सिमम पे ऑफ। हाउ डिसीजन, अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ डिसीजंस आर मेड प्रैक्टिकली इन ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे डिसीजन जो हैं वो किस तरह प्रैक्टिकली मूव कर सकते हैं। मोस्टली डिसीजंस इन रियल वर्ल्ड डोंट फॉलो द रेशनल मॉडल। लिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन माइंड कैन नॉट अकोमोडेट ऑल द क्राइटेरिया एंड चॉइसेस ऑफ अ नेचुरल डिसीजन मेकिंग। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकिंग इज डन बाय जजमेंट rather than by a defined perceptive model। बाउंड्री रेशनैलिटी एंड इंस्टीट्यूशन जो है डिसीजन मेकिंग स्टाइल, ये फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक है, इसको कल के लिए स्टार्ट करेंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।